तो अब तक की क्लास में हम लोगों ने कोशिका विभाजन के बारे में देखा। कोशिका जो पहले से उपस्थित है उनमें विभाजन होता है, जिससे नई कोशिकाएं बनती हैं और इसके परिणाम स्वरूप शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। प्राणी आकार में बढ़ते हैं या शरीर के क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत होती है। अब जब एक निश्चित साइज हो जाता है या एक निश्चित संख्या में सेल बन जाती हैं शरीर में, तो इन कोशिकाओं में डिवीजन रुक जाता है, आगे और डिवीजन नहीं होता और जो प्राणियों की साइज है वो स्थिर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन अगर ये डिवीजन ना रुके तो सेल में डिवीजन बराबर होता रहेगा और प्राणियों का आकार बढ़ता रहेगा। आकार बढ़ता रहेगा या दूसरे जो ऑर्गन हैं जिनमें डिवीजन कंट्रोल नहीं हुआ है तो उनके आकार में बढ़ोतरी होगी और ये सारी चीज़ें कुल मिला के परेशानी उत्पन्न करेंगी। इसलिए शरीर में कोशिका विभाजन का एक निश्चित तरीके का नियंत्रण होता है, जिससे शरीर के लिए जितनी ज़रूरत है उतना ही डिवीजन हो और उसके बाद डिवीजन रुक जाए। तो आज हम लोग इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि कोशिकाओं का जो डिवीजन है उनका नियंत्रण किस तरीके से होता है। इसी नियंत्रण को हम रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल वह क्रिया है जिसके थ्रू गुजर के सेल अल्टीमेटली डिवाइड हो जाती है और इसमें हम लोगों ने देखा सेल साइकिल के जो पार्ट थे वो 4 पार्ट्स में ये होता है। पहले को G1 फेज कहते हैं, फिर S फेज आता है, G2 फेज आता है और फिर M फेज आता है। ये 4 फेजों से होके सेल साइकिल कंप्लीट होती है और इसमें जाके जो है वो सेल अल्टीमेटली डिवाइड हो जाती है। तो ये देखिए, ये सेल साइकिल है और इसमें हम देख सकते हैं सेल साइकिल के ये चारों फेज हैं। G1 फेज जिनमें आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है, ये अपना जो है वो G1 फेज है, यहाँ ये देख सकते हो, ये अपना G1 फेज है। इसके बाद S फेज, G2 फेज, M फेज और M फेज जो कि डिवीजन फेज होता है। इसमें प्रोफेज, प्रो मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, बेसिकली 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इनमें होके जो है फाइनली सेल डिवाइड हो जाती है। अब इस पूरे सेल साइकिल में सेल डिवीजन का कंट्रोल अलग अलग जगहों पर 4 ऐसी बिंदु हैं जहाँ पर होता है। पहला चेक पॉइंट है, देखिए यहाँ पर जब G1 स्टेज समाप्त होने को होता है, S फेज शुरू होने को होता है, तो यहाँ पर G1S चेक पॉइंट होता है। यानी ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर जो कोशिका की स्टेज आगे बढ़ रही है उसको चेक किया जाता है कि कितनी तैयारी हमारी हो गई है और अगर सारी तैयारियां प्रॉपर वे में हैं तो सेल साइकिल आगे बढ़ती है, अदरवाइज वो वहीं रुक जाती है, डिवीजन रुक जाता है। तो पहला पॉइंट कंट्रोल का ये है जिसको हम G1S चेक पॉइंट कहते हैं। सपोज कीजिए यहाँ से सारी व्यवस्था इस चेक पॉइंट पर सही मिली तो सेल आगे बढ़ती है, रिप्लिकेशन फेज में आती है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है और सेल जो है वो साइज में बढ़ती है। नेक्स्ट एस फेज से पास होके फिर वो G2 फेज में आती है जिसमें फर्दर आरएनए का निर्माण होता है और कुछ प्रोटीन का निर्माण होता है। अब G1 जब G2 फेज जब अपनी लास्ट स्टेज में होता है और M फेज शुरू होना होता है तो सेकेंड चेक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं G2M चेक पॉइंट। यहाँ पर फिर जो है कोशिका की जो कंडीशन है उसको चेक किया जाता है। यानी इस फेज में जो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है वो पूर्ण रूप से हुआ है, डीएनए में कोई एरर नहीं है, सेल की साइज बढ़ी है और कोशिका के लिए आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन उपलब्ध है, स्थितियाँ फेवरेबल हैं यानी अनुकूल है। तो यहाँ से फाइनली जो है सेल आगे M फेज की तरफ चली जाती है और एक बार अगर G2M चेक पॉइंट क्रॉस कर लेती है तो निश्चित रूप से फिर ये डिवाइड होती है। अदरवाइज अगर यहाँ पर कोई कमी मिलती है तो फिर
सेल डिवीजन को यहीं रोक दिया जाता है। इसके अलावा एक चेक पॉइंट यहाँ एस फेज के अंदर होता है, यहाँ भी एक चेक पॉइंट है, और एक चेक पॉइंट जो है यहाँ डिवीजन फेज में मेटा फेज अवस्था में होता है, जहाँ पर फिर ये चेक किया जाता है कि जैसे मेटा फेज में कोशिका के सारे क्रोमोसोम सेल प्लेट यानी कोशिका के बीचों बीच में इक्वेटर लाइन पर आ जाते हैं और सारे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर जो एस्ट्रल रेज हैं या स्पिंडल रेज हैं उनसे अटैच हो जाते हैं। तो मेटाफेज अवस्था का जो चेक पॉइंट है उसमें यह चेक किया जाता है कि सारे के सारे क्रोमोसोम वो कोशिका के मिड प्लेट पर आ गए हैं, इक्वेटर रीजन पर आ गए हैं और वह प्रॉपरली जो स्पिंडल रेज हैं उनसे अटैच हैं, ताकि एम फेज के आगे जब एना फेज शुरू हो तो सेंट्रोमियर डिवाइड हों और बराबर मात्रा में क्रोमोसोम का डिवीजन हो सके, आधे क्रोमोसोम एक छोर पर और आधे क्रोमोसोम दूसरी छोर पर बढ़ सकें। तो इन बिंदुओं पर चेक पॉइंट्स होते हैं यानी कंट्रोल सेंटर होते हैं, जहाँ पर रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीज़न होता है, यानी सेल डिवीज़न को रेगुलेट किया जाता है। इन्हीं चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो ये फिगर है और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आगे हम लोग देखते हैं। पहला जो अपना चेक पॉइंट है, यहाँ देखिए, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज रेगुलेशन का जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल का जो रेगुलेशन है वो जरूरी है, क्योंकि बिफोर गोइंग टू डिवाइड यानी सेल इंश्योर दैट, तो डिवाइड होने से पहले कोशिका यह निश्चित करती है क्या क्या। नंबर 1, इन्वायरमेंट इज फेवरेबल फॉर सेल डिवीजन। पहला बिंदु जो है जो सुनिश्चित किया जाता है वो ये कि वातावरण सेल डिवीजन के लिए अनुकूल है। नंबर 2, डीएनए इज प्रॉपरली रिप्लिकेटेड। अगर वातावरण अनुकूल है यानी प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन उपलब्ध है और डिवीजन के लिए सिग्नल सही से आ रहा है, तो फिर कोशिका आगे बढ़ती है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। फिर सेल इंश्योर करती है कि डीएनए का रिप्लिकेशन सही ढंग से हुआ है, यानी कि सारे के सारे क्रोमोसोम ठीक से रिप्लिकेट हो गए हैं। इसके बाद फिर जब रिप्लिकेशन हो जाता है, फिर अगेन जो नए सेट बने एंड जो ओल्ड सेट हैं दोनों को चेक किया जाता है कि देयर आर नो डैमेज इन दी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में किसी तरीके का कोई डैमेज नहीं है, अगर है तो उसको रिपेयर किया जाता है, तभी सेल आगे बढ़ेगी, अदरवाइज ये आगे नहीं जाएगी। और चौथा बिंदु है क्रोमोसोम आर प्रॉपरली अटैच टू स्पिंडल रेज। अब अगर ये ऊपर के पहले, दूसरे, तीसरे जो बिंदु हैं इनमें सही स्थितियां पाई जाती हैं, तो चौथी स्थिति यह है कि लास्ट में जब मेटाफेज आता है तब सेल फिर चेक करती है कि सारे क्रोमोसोम वो स्पिंडल फाइबर से प्रॉपरली जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच ये डिवाइडिंग सेल चेक्स बिफोर गोइंग इनटू डिवीजन। अब इनका चेक जो है वो सेल में कहाँ कहाँ होता है, तो जिन बिंदुओं पर होता है उन्हें हम चेक पॉइंट्स कहते हैं और उनको देखिए। देयर आर फॉलोइंग चेक पॉइंट्स इन सेल साइकिल टू रेगुलेट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में निम्न चेक पॉइंट हैं जिनसे सेल डिवीजन को नियंत्रित किया जा सके। पहला चेक पॉइंट है, ये देखिए 1, G1S ट्रांजिशन चेक पॉइंट, यानी जो सेल साइकिल की जीवन अवस्था है वो जब समाप्त होने को होती है और यह शुरू होने वाला होता है, वहाँ पर पहला चेक पॉइंट आता है जिसका हमने फिगर में देखा था, यहाँ पर देख सकते हो ये G1S चेक पॉइंट है ये। तो ये पहला चेक पॉइंट है और इसमें दिस चेक पॉइंट इज आल्सो नोन एज रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। इस चेक पॉइंट को एनिमल सेल में रिस्ट्रिक्शन पॉइंट कहा जाता है एंड स्टार्ट इन ईस्ट, और ईस्ट सेल में इसे स्टार्ट कहा जाता है। G1 और S ट्रांजिशन चेक पॉइंट को ईस्ट में स्टार्ट कहा जाता है। एट दिस चेक पॉइंट
cellular machinery checks for suitable environment condition। तो इस चेक पॉइंट पर सेल मशीनरी जो है वो आगे सेल डिवीजन के लिए जो दशाएं हैं वो अनुकूल हैं कि नहीं हैं, इसको चेक करता है। नेक्स्ट ग्रोथ फैक्टर्स, यानी कि दो सिग्नल्स हु प्रमोट सेल टू बी डिवाइड, जो सिग्नल आ रहे हैं आसपास से कि सेल को अभी डिवाइड होना है, तो वो उपस्थित है कि नहीं, इनको ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है। डीएनए डैमेज तो नहीं है, डीएनए में किसी तरीके का विकृति तो नहीं है। न्यूट्रिएंट की क्या स्थिति है, यानी कि जो पोषक तत्व हैं आगे जो भी सेल के लिए ज़रूरी होंगे वो उपलब्ध हैं कि नहीं है। और अल्टीमेटली सेल साइज, यानी सेल की साइज क्या इतनी हो गई है कि डिवीजन हो। तो इन सारे बिंदुओं को लेके इस चेक पॉइंट पर सेल की मशीनरी अपने अंदर चेक करती है, और अगर सारे बिंदु सेल डिवीजन के लिए सही हैं तो वो आगे डिवीजन की तरफ बढ़ती है। तो इफ द कंडीशन इज नॉट फेवरेबल, अनदर पॉसिबिलिटी वो ये है कि जो सारे पॉइंट्स हैं उनमें कोई ऐसा पॉइंट है जो सही स्थिति में नहीं है, इट मीन्स कंडीशन इज नॉट फेवरेबल है, देन सेल में इंटर्स इन G0 फेज, तब सेल आगे डिवीजन की तरफ नहीं बढ़ेगी और ये एक दूसरी स्टेज में चली जाती है जिसे हम G0 फेज कहते हैं। या और once cell passes through this checkpoint, it is committed to replication of DNA। अब अगर ये G0 फेज में नहीं जाती है, इस चेक पॉइंट के सभी रिक्वायरमेंट को पास कर लेती है, तब ये निश्चित रूप से आगे बढ़ जाती है और अब निश्चित रूप से इट इज़ कमिटेड टू रिप्लिकेट इट्स डीएनए, तब जरूर ही इसका जो डीएनए है उसका रिप्लिकेशन होता है। यानी अगर वो G1 एस चेक पॉइंट को क्रॉस कर जाती है तो आगे उसका जो डीएनए है उसका रिप्लिकेशन शुरू हो जाता है, आगे बढ़ा दी जाती है। तो एट G1 एस ट्रांजिशन चेक पॉइंट सेल मशीनरी चेक्स फॉर दी growth factors, DNA damage, nutrient, cell size, etc. And if all these are okay, then it's undergo for the second stage of the cell cycle, that is S phase, and here the replication of DNA takes place। तो पहला चेक पॉइंट क्रॉस किया और आगे बढ़ा, रिप्लिकेशन होने लगा। फिर जब रिप्लिकेशन हो जाता है तो दूसरा चेक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं G2M ट्रांजिशन चेक पॉइंट, यानी एस फेज हो गया। एस फेज के बाद सेल G2 फेज में प्रवेश करती है, आरएनए और प्रोटीन का फर्दर निर्माण होता है, सेल पुनः साइज में बढ़ती है। अब जब G2 कंप्लीट होने को होता है, एम फेज शुरू होने को होता है, तब ये दूसरा चेक पॉइंट आता है और इस चेक पॉइंट में क्या किया जाता है, दिस चेक पॉइंट प्रेजेंट एट G2M बाउंड्री। ये चेक पॉइंट G2 और M फेज के बीच की जो सीमा है वहाँ पर होता है। एट दिस चेक पॉइंट सेल चेक्स दैट DNA इज अनडैमेज्ड एंड फुली रिप्लिकेटेड। अब चूंकि S फेज हो चुका है तो इस चेक पॉइंट में सेल हमारी चेक करती है कि DNA में किसी तरीके का डैमेज नहीं है और जितने भी DNA मॉलिक्यूल हैं उन सब का रिप्लिकेशन हो गया है, यानी कि DNA इज फुली रिप्लिकेटेड। नेक्स्ट सेल साइज, यानी सेल साइज इज प्रॉपर है कि नहीं है, एंड सुटेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट। अब आगे बढ़ने के लिए जो वातावरणीय दशाएं हैं, आसपास की सेल हैं, न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी है, इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। अगर सब सही है, इट मीन्स ऑल इज ओके, तो ये चेक पॉइंट भी सेल क्रॉस कर लेती है। एंड वंस सेल पासेज दिस चेक पॉइंट, अगर एक बार सेल इस चेक पॉइंट को पास कर जाती है, इट इज़ कमिटेड टू सेल डिवीजन, तो अब वो आगे निश्चित रूप से डिवाइड होगी, यानी अब आगे कोई अवरोध नहीं होगा। तो ये दूसरा चेक पॉइंट है जिसमें इन बिंदुओं का, यानी डीएनए का फुली रिप्लिकेशन हो गया है, कोई डैमेज नहीं है, सेल साइज बढ़ी है, प्रॉपर साइज में सेल है और बाकी चीज़ें सुटेबल हैं, देन इट पासेस दिस चेक पॉइंट।
तो दूसरा चेक पॉइंट ये पास कर जाती है, फिर ये आती है तीसरे चेक पॉइंट में। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, थर्ड चेक पॉइंट इज मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन चेक पॉइंट। यानी मेटाफेज और एनाफेज, जब मेटाफेज से सेल एनाफेज की तरफ जाती है तब ये चेक पॉइंट पड़ता है। एट दिस चेक पॉइंट सेल चेक्स दैट ऑल क्रोमोसोम्स अलाइंड एट मेटाफेज प्लेट। तो इस चेक पॉइंट में जो सेल है वो ये चेक करती है कि सारे के सारे जो क्रोमोसोम हैं वो सेल के मध्य में पहुंच गए हैं, मेटाफेज प्लेट पर जो है वो उपस्थित हैं। और दूसरी चीज़, ऑल क्रोमोसोम आर प्रॉपरली अटैच्ड विथ स्पिंडल फाइबर। अगर वो मेटाफेज प्लेट में यानी सेल के बीच में हैं तो उनके जो सेंट्रोमियर हैं वो ठीक ठीक ढंग से स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए हैं। क्योंकि अगर किसी क्रोमोसोम पेयर का सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर से अटैच नहीं हुआ है तो वो किसी भी पोल की तरफ मूव नहीं करेगा, बीच में ही रह जाएगा और फिर अल्टीमेटली वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो उस क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी सेल में और ऐसी सेल सर्वाइव नहीं करेगी। तो ये जो तीसरा चेक पॉइंट है, इनमें इन दो बातों को खास तौर पर चेक किया जाता है। अगर ये सब सही है then cell passes into anaphase from metaphase, and once anaphase started, the centromere of the chromosome divides and each chromosome from the homologous pair moves towards opposite pole। अलग अलग पोल की तरफ वो बढ़ने लगते हैं, यानी एनाफेज शुरू हो जाता है। एनाफेज के लास्ट में कैरियोकाइनेसिस होता है, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और दो न्यूक्लियस बनने के बाद फिर साइटोकाइनेसिस होता है जिसमें जो है दो सेल बन जाते हैं। फोर्थ चेक पॉइंट जो है वो मैंने बताया था कि यस फेज के अंदर स्थित होता है, इनसाइड दिस फेज है। इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांस चेक पॉइंट। ये ट्रांस चेक पॉइंट है। और रिप्लिकेशन चेक पॉइंट, इसे रिप्लिकेशन चेक पॉइंट भी कहते हैं, वेयर द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज चेक्ड। यानी सेल में जहाँ पर इस बात को चेक किया जाता है कि डीएनए का रिप्लिकेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। तो चूँकि एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है इसलिए उसके अंदर ही स्थित है। इन दिस स्टेज सेल मॉनिटर्स, इस अवस्था में सेल इस बात की निगरानी करती है दैट देयर इज नो एरर इन डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए के रिप्लिकेशन में कोई त्रुटि ना हो जाए, जैसा हमारा ओल्ड डीएनए है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री और बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बने। नेक्स्ट जो है वो डीएनए जो बना है वो अनडैमेज्ड हो, उसमें किसी तरीके का डैमेज ना हो। डीएनए इज नॉट रीडुप्लीकेटेड वंस इट इज डुप्लीकेटेड। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बार ओल्ड सेट से एक नया सेट बन गया तो फिर अब ये जो दो सेट हो गए इनका फिर से रिप्लिकेशन ना हो जाए। अगर इनका फिर से रिप्लिकेशन होगा तो एक ही सेल में क्रोमोसोम की 4 कॉपी बन जाएंगी। पहले ओल्ड सेट था उसका रिप्लिकेशन हुआ, 1 न्यू बना तो 2 सेट हो गए, ओल्ड सेट न्यू सेट। अब अगर फर्दर इनका जो डुप्लीकेशन होगा तो नए और पुराने सेट यानी जो पहले से थे और बाद में जो बने ये दोनों रिप्लिकेट होंगे तो दोनों से 2 नए सेट बनेंगे, फाइनली 4 सेट हो जाएंगे। और जब डिवाइड होगा तो जो सेल है उसमें मदर सेल की तुलना में दोगुने नंबर में क्रोमोसोम होंगे दोनों सेल में। तो once the number of chromosome increased inside the cell, then it is not favorable for the cell and such type of cells did not survive। तो इस तरीके की जो सेल हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगी। इसलिए जो है इस बात को भी ध्यान रखा जाता है कि once replication takes place then there will be no further replication of the already replicated DNA। तो ये these are 4 checkpoints at which the regulation of cell division takes place। ये 4 ऐसे बिंदु हैं जिन पर
सेल डिवीज़न का रेगुलेशन किया जाता है, जिससे जो है हमारा जो सेल डिवीज़न है वो नियंत्रित रहता है। शरीर में सभी अंगों की शेप, साइज़ वो अनुकूल बनी रहती है। और वंस दिस रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीज़न फेल्स, then cells undergo continuous cell division, and if cell continually divides, then more and more number of cells produce, and such condition is known as cancer, cancerous condition। मतलब सेल की अनियमित संख्या बढ़ती है। जिस भी जगह पर इस तरीके के डिवीजन होते हैं वहाँ पर वो अंग बहुत बढ़ने लगता है, अपवृद्धियाँ हो जाती हैं और इसी को हम कैंसर कहते हैं। मैलिग्नेंसी डेवलप हो जाती है अगर हमारी जो रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन है वो फेल हो जाता है तो दीज आर द रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन। इसमें 4 चेक पॉइंट्स को हमने पढ़ा। व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? इट इज इम्पॉर्टेंट सो द नंबर ऑफ सेल्स will be maintained according to the need of the cell। जितनी ज़रूरत है साइज